हेलो मेट्स, सेलुलॉइड पैराडाइज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मून नाइट का एपिसोड 6 एयर हो गया है, सीज़न 1 ख़त्म हो गया है एंड ऑफ कोर्स सीज़न 2 आएगा। और अगर ये सीरीज़ ना होते हुए एक मूवी होती तो ऑस्कर आइजैक ज़रूर अपने परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर ले जाते। तो एपिसोड की समरी करेंगे और साथ में ही पूरे सीज़न की भी समरी करेंगे। गाइस, आज के वीडियो में मैं एपिसोड 6 और पूरे सीज़न की ओवरव्यू, रिव्यू और एनालिसिस करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 110% का स्पॉइलर अलर्ट रहेगा और आप लोगों का वक्त ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैं समरी करना चाहूँगा एक एक करके और आखिर में कुछ लेकिन होंगे। वो लेकिन क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सो पहले समरी कर लेते हैं। नंबर 1, सो फाइनली ये क्लियर हो गया, मुझे कन्फ्यूजन थी लेकिन फाइनली क्लियर हो गया है कि मार्क स्पेक्टर जब सूट समन करता है तब वो मून नाइट बनता है, और स्टीवन ग्रांट जब सूट समन करता है या फिर अपने आप समन हो जाता है स्टीवन की सुरक्षा के लिए। पहले तो अपने आप समन हो रहा था लेकिन आखिरी एपिसोड में स्टीवन और मार्क के बीच काफ़ी तगड़ी कोऑर्डिनेशन हो जाती है। इस वजह से अब स्टीवन भी सूट समन करता है। तो स्टीवन जब सूट समन करता है तब वो मिस्टर नाइट बनता है। ये बात क्लियर हो गई है। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा था कि एक और पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और उसी पर्सनैलिटी ने शायद स्कैरब को बचा के रखा था। जो एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे, या फिर ये कह सकते हैं कि नहीं देखे, एक्शन सीक्वेंसेस ख़त्म होने के बाद की एनवायरनमेंट हमने देखी। तो वो कैरेक्टर फाइनली रिवील हो गया है। वो है जेक लॉकली, जो कि काफ़ी ब्रूटली एक्शन कर सकता है। नंबर 3, एक इम्पॉर्टेंट बात या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू इस सीरीज़ का या फिर फाइनल एपिसोड का, वो ये है कि खॉन्शू को लैला ने आज़ाद किया, खॉन्शू के उस शाब्दिक को तोड़कर। लेकिन खॉन्शू ने मार्क को रिवाइव नहीं किया है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि खॉन्शू ने रिवाइव की है मार्क को, लेकिन मार्क को खॉन्शू ने रिवाइव नहीं की है। जब खॉन्शू आज़ाद होता है, आज़ाद होते ही वो ये कहता है कि वो मार्क को फील नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद खॉन्शू और आमिट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस बीच फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंचने के बाद मार्क स्टीवन के बारे में टावरेट से सवाल करता है। टावरेट ये कहती है कि स्टीवन को अब तुम भूल जाओ और तुम्हें जो फाइनली पीस मिला है, जिस पीस को तुम काफ़ी सालों से ढूंढ रहे थे, उस पीस को यहाँ पर एंजॉय करो। लेकिन मार्क रिफ्यूज़ करता है और उसको स्टीवन की याद आती है, या फिर वो ये सोचता है कि वो बच गया, स्टीवन फ्रीज़ हो गया तो ये गलत हुआ। तो वापस फील्ड ऑफ रीड्स से बैग होता है। बैग होते ही सारे नज़ारे बदल जाते हैं। रेगिस्तान में वो स्टीवन को देखता है जो फ्रीज़ बना बैठा है, और स्टीवन के सामने जाकर मार्क ये कहता है कि स्टीवन की वजह से ही मार्क कभी अकेला नहीं पड़ा, क्योंकि मार्क जानता था कि स्टीवन है उसके साथ। और स्टीवन को वो एक तरह से थैंक्स करता है और स्टीवन के हाथ में अपना दिल दे देता है, जो दिल टावर ने निकाल लिया था, और स्टीवन के हाथ में अपना हाथ रख देता है। तभी मार्क भी फ्रीज़ होने लगता है, लेकिन ओसाइरिस का दरवाज़ा खुल जाता है और दोनों अनफ्रीज़ हो जाते हैं। सो ये कहा जा सकता है कि मार्क और स्टीवन एक दूसरे को अपना लेते हैं। पहले वो एक दूसरे को अपना नहीं रहे थे, और चूँकि अपर वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में आमित जाग गई थी, इसलिए खॉन्शू की मदद के लिए शायद ओसाइरिस ने वो दरवाज़ा खोल दिया और मार्क और स्टीवन दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यानी कि मार्क की सांसें वापस आ जाती है, और जब मार्क की सांसें वापस आती है तब खॉन्शू को यह महसूस होता है कि मार्क फिर से ज़िंदा हो गया है, और खॉन्शू अपना सूट भेज देता है और मार्क के बॉडी से 2 गोलियां निकल जाती है और मार्क रिवाइव हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि खॉन्शू ने मार्क को रिवाइव नहीं किया है। मार्क की जो आफ्टर लाइफ जर्नी थी वो जर्नी सक्सेसफुल रही और मार्क का दिल साफ़ हो गया। इस वजह से ओसाइरिस ने मार्क को वापस रियल वर्ल्ड में भेजा, ये हम कह सकते हैं। इस बात से मार्क की खॉन्शू के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। मार्क की एक स्टैंड अलोन जर्नी हमने देखा, हम ये कह सकते हैं। सिर्फ खॉन्शू की वजह से मार्क इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं हुआ। मार्क ने अपने आप को साबित किया, इस वजह से वो वापस ज़िंदा हुआ। तो ये एक अच्छी बात लगी इस सीरीज़ की। नंबर 4, लैला टेम्पोररी अवतार बनती है टावरेट की, और टावरेट लैला को एक सूट भी प्रोवाइड करती है, और लैला काफ़ी सारे एक्शंस भी करती है फाइनल एपिसोड में। नंबर 5, आमिर हैरो को अपना अवतार बनाती है, लेकिन हैरो कोई सूट नहीं पहनता है, कोई सूट उसे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सिर्फ वो छड़ी होती है जो पावर लेज़र्स छोड़ती है। नंबर 6, फाइनली आमिर को बैनिश किया जाता है, बाउंड किया जाता है हैरो के बॉडी के अंदर एक मॉर्टल बीइंग में आमिर को कैद करके। उस मॉर्टल बीइंग को अगर मार दिया जाए तो आमिर भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक सोल्यूशन होता है, और एक स्पेल के ज़रिए आमिर को हैरो के बॉडी के अंदर
बाउंड किया जाता है, कैद किया जाता है। वो स्पेल पढ़ती है लैला, साथ में मार्क भी पढ़ता है, और वो स्पेल शायद लैला को तावरेट बताती है। इस तरह से आमित को हराया जाता है। नंबर 7, जब हैरो के बॉडी के अंदर आमित कैद हो जाती है, तब खॉन्शू मार्क को ये कहता है कि हैरो को मार दो, लेकिन मार्क और लैला रिफ्यूज़ करते हैं, और खॉन्शू से मार्क ये कहता है कि अब तुम हमें फ्री कर दो क्योंकि ये आखिरी मिशन था, और खॉन्शू एज यू विश बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब काफ़ी सारे लेकिन्स हैं, उन लेकिन्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, एपिसोड के शुरुआत में जो गाना है उस गाने का नाम है एट द एंड ऑफ रेनबो, और ये गाना इस सीरीज़ के बारे में काफ़ी कुछ बयान करती है। गाने के लिरिक्स कुछ इस तरह के हैं कि आप जब एक कहानी सुनते हैं और कहानी के एंड में आप ये महसूस करते हैं कि अरे ये कहानी तो पहले सुनी हुई है, ये कहानी तो पहले कही गई है। ठीक उसी तरह से इस सीरीज़ में भी जो कहानी हमने देखी, ये कहानी पहले भी देखी हुई है, सुनी हुई है, ऐसा लगता है। और उस गाने में एक और लाइन ये भी होता है कि कभी कोई कहानी का कोई एंड ही नहीं होता है, और सीरीज़ के आखिर में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वापस उसी अपार्टमेंट में, स्टीवन के अपार्टमेंट में मार्क और स्टीवन दोनों नींद से जागते हैं। लेकिन इस बार मार्क और स्टीवन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन है, मार्क और स्टीवन एक दूसरे को जानते हैं, और जब वो बेड से आगे बढ़ते हैं, फिर से मार्क की टांग में रस्सी बंधी हुई होती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। सो मतलब कहानी जैसे शुरू हुई थी ठीक उसी तरह से एंड में भी हुई, मतलब कोई एंड ही नहीं है। पहले स्टीवन को ये पता नहीं था कि मार्क है, और अब मार्क और स्टीवन दोनों को ये पता नहीं है कि जेक लोकली है, और उन दोनों को बिना पता चले जेक लोकली अपना मिशन कर रहा है, अपने काम को अंजाम दे रहा है, जो हमें सीज़न 2 में दिखाया जाएगा। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बात, उस अपार्टमेंट में लैला नहीं है, मार्क और स्टीवन अकेला ही है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इस बात से ये सवाल खड़ा होता है कि हमने जो भी इवेंट्स देखे क्या वो रियल थे या नहीं, क्योंकि कोई बाहर का कैरेक्टर हमने पूरे सीरीज़ में देखा ही नहीं। जितने भी कैरेक्टर्स हमने देखे वो सभी कैरेक्टर्स असाइलम के अंदर भी थे, तो बाहर का कैरेक्टर या फिर एवेंजर्स से कोई ऐसा कोई भी ऑफिसर हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कोई अदर सुपर हीरो कोई भी अपीयर नहीं हुआ है। सिर्फ एक इजिप्शियन लड़की होती है जिसको जब लैला बचाती है तो वो लैला से सवाल करती है कि क्या तुम इजिप्शियन सुपर हीरो हो, और लैला जवाब देती है या यस मैं हूँ। उसके अलावा कोई भी बाहर का कैरेक्टर हमने सीरीज़ में नहीं देखा है। तो ये सारा खेल क्या मार्क के दिमाग के अंदर चल रहा है, ये सवाल फिर से उठता है, जिसका जवाब हमें अगले सीज़न में मिलेगा। नंबर 3, एपिसोड 5 तक ये सीरीज़ काफ़ी हाई जा रही थी, लेकिन आखिरी एपिसोड ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। डिसअपॉइंट इसलिए मैं हुआ क्योंकि मार्क जो एक मर्सिनरी है वो मिलिट्री में था, लेकिन उसके एक्शन स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग हम नहीं कह सकते। ये एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और आखिरी एपिसोड में भी एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाया नहीं गया, जो ब्रूटल और काफ़ी तगड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनको दिखाया नहीं गया। ब्लैकआउट हो गया मार्क, ऐसे ही दिखाया गया आखिरी एपिसोड में भी। मुझे ये लग रहा था कि एपिसोड 1 से जो भी सीक्वेंसेस दिखाए नहीं गए थे उन सीक्वेंसेस को रिकैप या फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा, लेकिन दिखाया नहीं गया। इस बार से भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। लैला के फादर को भी दिखाया ही नहीं गया, वो मार्क के मेमोरी में ही उनकी डेड बॉडी को दिखाई गई, ऐसे ही ख़त्म कर दिया गया। तो इन तीनों वजह से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और नंबर 4, अब मुझे ये लग रहा है कि शायद जेक लोकली एक विजिलेंटी टाइप कैरेक्टर है, वही खॉन्शू को सर्व कर रहा है ट्रूली, और खॉन्शू के ऑर्डर्स वो किसी भी कीमत पे फॉलो करेगा। वो खॉन्शू का एक पक्का फॉलोअर है। ये बहुत क्लियर है कि जेक लोकली बचपन से ही क्रिएट हुआ कैरेक्टर नहीं है, मार्क ने उसे बिना जाने ही क्रिएट किया है, वो क्रिएट हो गया है। और शायद वो मिलिट्री के दिनों में क्रिएट हुआ है, या फिर रेगिस्तान में जब मार्क के ऊपर हमला हुआ, इनफैक्ट मार्क मरने ही वाला था, तब शायद वो धीरे धीरे डेवलपमेंट में आया, ऐसा हो सकता है। और जेक लोकली का लुक, उसका फेस देखकर एक सीरियल किलर जैसा वाइब मिला मुझे। ऐसा लगा जैसे कि रातों को वो टैक्सी चलाता है और अपने विक्टिम्स को चूज़ करता है और फिर मारता है, और थोड़ा सा इस तरह का वाइब मिला। काफ़ी डरावना सा लुक बनाया ऑस्कर आइजैक ने, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी। और इस सीज़न में हमने डू चैम्प को ही नहीं देखा, सिर्फ एक बार टीज़ हुआ वो मोबाइल फ़ोन के कॉल लिस्ट में। इस सीरीज़ को काफ़ी स्टैंड अलोन रखा गया है। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसी यूनिवर्स का या फिर इसी रियलिटी का कैरेक्टर है मून नाइट। स्टैंड अलोन रखा गया है, एक सोलो टाइप का इंट्रोडक्शन दिया गया है मून नाइट का। आगे जहाँ भी सूटेबल होगा उसी रियलिटी या फिर उसी यूनिवर्स में मून नाइट को फिट किया जाएगा। सो मैं मून नाइट को कहना चाहूँगा एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन और थ्रिल है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था।
और यही बात साबित हुई सीरीज़ के फिनाले में। और मैं ओपनिंग सॉन्ग के बारे में कह रहा था। ओपनिंग सॉन्ग के बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ आप लोगों को। गाना है द एंड, एल्बम का नाम है द एंड। अर्ल ग्रांट का गाना है। अर्ल ग्रांट 1950s और 60s में काफ़ी पॉपुलर थे। वो एक पियानिस्ट थे और वोकलिस्ट थे। गाने का नाम द एंड है, लेकिन एट द एंड ऑफ ए रेनबो, एट ब्रैकेट्स में है और ऑफ ए रेनबो ब्रैकेट्स में है। काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है। एक जैज़ और ब्लूज़ वाइब है गाने में और काफ़ी पुराना गाना है, लेकिन फिर भी मार्वल ने बहुत ही खूबसूरती से यूज़ किया है और सीरीज़ की कहानी के साथ मैच हो जाता है ये गाना। मैं गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा गाने को। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। फाइनली रेटिंग और रिव्यू करते हैं। सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, कहानी बहुत ही अच्छी है, स्क्रीन प्ले ज़बरदस्त है, फास्ट है, एंगेजिंग है, बोर नहीं करती है और सस्पेंस भी है स्क्रीन प्ले में, बांधे रखती है ऑडियंस को। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, VFX CGI भी अच्छे हैं। एक्शन थोड़ा सा कम लगा मुझे और डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। डायरेक्शन की वजह से ही ये सीरीज़ एक अलग लेवल तक पहुंच जाती है। परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने कहा, ऑस्कर आइजक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, टेरिफिक एक्टिंग। मैं उनका फ़ैन बन गया हूँ इस सीरीज़ के बाद। इथन हॉक ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नई कलामाए लैला के रोल में थी, उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और खौंशू की जो आवाज़ दी है जिन्होंने एफ मुरे अब्राहम, उनकी आवाज़ की जो डेप्थ है बहुत ज़बरदस्त लगी। मतलब उनकी आवाज़ हिट करती है दिमाग को, कानों को। बहुत बढ़िया डबिंग है उनकी। म्यूज़िक भी खूबसूरत है, BGM हो या एंड क्रेडिट्स के गाने, ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत है। मैं फाइनली रेट करना चाहूँगा रेटिंग बाय सेलुलॉइड पैराडाइज 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कितने स्टार्स देंगे 10 स्टार्स में से। अगर आप लोगों ने अभी भी ये सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने बडीज़ के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।